जिस मुकाबले में संजू सैमसन चलते हैं वही मुकाबला जीतते हैं। जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है गेंदबाजी में, मिडल ऑर्डर में और अपर ऑर्डर में। और बिना रोहित शर्मा के हमने देख लिया नतीजा। थाली जो होता है उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं और आईपीएल की टीम जो है वो 11 खिलाड़ी की होती है। तो अगर आपके थाली में 11 व्यंजन है, रायते में नमक ज़्यादा है, तो आप पूरी थाली में रायता फैला देती है राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा शो है पिच पे पंगा। पिच पे पंगा में आज हम ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलियन टीम ने क्या ऑफर किया है कि वो जो लीग है दुनिया भर की वो खेलना छोड़ दे, वहां से लेके वेब कंट्रोवर्सी में क्या अपडेट है, कल का मैच कैसा रहा और आज डबल हेडर है, आज के दोनों मैच कैसे, उनकी पिच रिपोर्ट क्या है, क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा, इसकी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है। दिव्यांशु, पहले तो हम शुरू करेंगे कि आज 2 मैच है ना, तो पहला मैच कैसा है और फिर हम दूसरे मैच पे चलेंगे। पहले मैच की चर्चा करते हैं। पहला मैच जो है चेन्नई और लखनऊ के खिलाफ है, जो कि चेपॉक में होगा, चेन्नई के गढ़ में होगा। और चेन्नई जो है किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि आखिरी मुकाबला लखनऊ ने अपने ही गढ़ में अपने इकाना स्टेडियम में आरसीबी को हराया। और नतीजा ये रहा कि आरसीबी इस समय चौथे पायदान पे है, जो सेकंड पायदान पे थी पहले। तो बहुत उलटफेर अब देखने को मिल रहा है। आईपीएल चैंपियंस को हराना, वहां से लखनऊ का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि अब मिचेल मार्श लास्ट मुकाबले में सेंचुरी बनाए थे, नाबाद रहते, पुरन की वापसी हो गई है। 320 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कप्तान ऋषभ पंत ने किया था। प्रिंस यादव भूल नहीं सकते किस तरीके से उन्होंने विराट कोहली की विकेट चटकाई थी। कोहली की विकेट चटकाई उन्होंने। तो अब जो है लय में आ गई, हालांकि बहुत देर हो गया है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बिगाड़ बहुत कुछ सकते हैं विपक्षी टीमों का। सच बात है ये, और ये दिख रहा है। हाँ, टॉप 4 टीमें जो है वो परेशान हो गई। अब टॉप 4 से टॉप 6 हो गया है, क्योंकि अब रेस में जो है जीटी भी आ गई है। अगर आज का मुकाबला चेन्नई जीतती है तो आरसीबी से ऊपर चली जाएगी। तो बहुत उलटफेर हो रहा है, क्योंकि 10 पॉइंट है चेन्नई के। क्योंकि अब तक तो चेन्नई का ऐसा परफॉर्म लग रहा था कि जीत नहीं पा रहे हैं, नीचे। अगर आज हरा देते हैं लखनऊ को तो चौथे नंबर पे चले अच्छे स्ट्राइक रेट से जीतते हैं, अच्छे रनों से जीतते हैं, अच्छे विकेट के अंतरों से जीतते हैं, तो हो सकता है। क्योंकि 10 पॉइंट है आपके चेन्नई के, आज मुकाबला जीतती है 12 हो जाएंगे। और 12 ही पॉइंट जो है जीटी के भी हैं, 12 आपके चौथे नंबर पर आरसीबी के भी हैं। अगर रन रेट का फासला हुआ, क्योंकि नेगेटिव में नहीं है चेन्नई, ये पॉजिटिव में आ गई है, रन रेट का फासला होता है, अच्छे विकेट से जीतती है तो ऊपर हो जाएगी। एमआई को एक बड़े अंतर से हराया था, तो अब पॉजिटिव में आ गई। तो हो सकता है कि अच्छे रनों से, फासलों से हराए तो ऊपर चली जाएगी और आरसीबी नीचे आ जाएगी। क्या संजू सैमसन, क्योंकि 3-4 मैच से परफॉर्म नहीं कर रहे, इस मैच में चल सकते हैं? उम्मीद है, क्योंकि चेन्नई का यही रहता है, जिस मुकाबले में संजू सैमसन चलते हैं वही मुकाबला जीतते हैं। तो हालांकि टीम उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, कुछ ही खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। कार्तिक शर्मा फॉर्म में आ गए, वो परफॉर्म कर रहे हैं, संजू परफॉर्म कर रहे हैं, और कैप्टन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बट रन बना रहे हैं। लेकिन लखनऊ, अगर सामने देखा जाए तो लखनऊ बहुत मजबूत टीम होके उभर रही है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी चेन्नई के पास है, क्योंकि आपका होम ग्राउंड है। अब देखने लायक बात होगी किस तरीके से प्रिंस यादव गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से ऋषभ उनका उपयोग करते हैं। क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने उपयोग किया था आरसीबी के खिलाफ, वो बहुत शानदार था। पावर प्ले में आते हैं, दूसरे ही गेंद पे विराट कोहली को आउट करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर में 18वां ओवर डालते हैं और जिस तरीके से उस ओवर को रोकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुकाबला हार जाएंगे, लेकिन 18वें ओवर को उन्होंने बहुत सही तरीके से गेंदबाजी की। उससे पिछले ही ओवर में समी के आखिरी 2 बॉलों में 5वें और 6वें गेंद पे 2 सिक्स मारे थे। तो बहुत सूझबूझ से उन्होंने गेंदबाजी की। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मयंक यादव को ड्रॉप करके मोहसिन खान को लाएं, क्योंकि मोहसिन खान ने पिछले मुकाबले में 5 विकेट चटकाए थे? बिल्कुल, और मुझे ये पिछला मुकाबला बेशक लखनऊ जीत गई, लेकिन ये सवाल उठ रहा था मेरे जहन में, और आप भी बात कर रहे थे हम लोग ऑफ स्क्रीन, कि मोहसिन खान को टीम में क्यों नहीं रखा गया, जिन्होंने 5 विकेट लिया। और पिछले मुकाबले में कोई योगदान भी नहीं रहा था कि मयंक यादव का कोई योगदान रहा हो, विकेट लिए हो, बहुत अच्छी फील्डिंग की हो। तो मुझे लगता है कि अब मोहसिन खान को लाने का समय आ गया। आप उनको क्यों बैठाएं, एक अच्छे गेंदबाज है, आप 3 पेसर्स के साथ जा रहे हैं, समी हैं, प्रिंस हैं, आप मयंक के साथ क्यों जा रहे हैं जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? तो आप मोहसिन खान के साथ जाइए, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट चटका चुके हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो उनको टीम में लाते हैं, 3 तगड़े गेंदबाज आएंगे तो दिक्कत तो होगी। चेन्नई की गेंदबाजी को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं चेन्नई की गेंदबाजी में क्या सुधार देखना चाहते हैं?
चेन्नई की गेंदबाजी में बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से पहले उनकी गेंदबाजी में अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो रविंद्र जडेजा होते थे, वो 4 ओवर बहुत किफायती जाते थे। किफायती गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन में एक सुनील नारायण है जिनके ऊपर ना सिर्फ किफायती होते हैं, विकेट टेकर होते हैं, और दूसरे गेंदबाज थे रविंद्र जडेजा जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे, ऑलराउंडर के रूप में उभरते थे। वो अब मिसिंग है। अगर वो हम देखें, वो 4 ओवर जो है वो मिसिंग है और उसका जो है खामियाजा इम्पैक्ट दिख रहा है चेन्नई हाँ, की बॉलिंग में। इम्पैक्ट दिखता है ओवरऑल मैच में। ठीक है, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब तक का दोनों टीमों का परफॉर्मेंस रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के परफॉर्मेंस में, तो आज वैसे तो आपने बताया कि चेन्नई का पलड़ा भारी है, फिर भी इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकते हैं कि हाँ ये आज अच्छा कर सकते हैं दोनों टीमों में? चेन्नई की बात करें तो सिर्फ संजू ही लगते हैं कि वो अच्छा कर सकते हैं, बाकी वो एबिलिटी नहीं नजर आ रही है। दूसरे हैं कार्तिक, उनके अंदर वो एबिलिटी नजर आ रही है, कुछ मैच से निखर के सामने आ रहे हैं। और दूसरे खेमे में बात करें तो अब सारे ही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नजरें रहेंगे प्रिंस यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला भी था आफ्टर मैच की उनकी अब एक ही ख्वाहिश है कि 2027 में विराट कोहली और रोहित शर्मा के अंडर वो वर्ल्ड कप खेले। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस खेल भी सकते हैं, बिल्कुल तो वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और डाला भी था आखिरी मुकाबले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा मैच है हमारा, उसको एक बार एक्सप्लेन करिए कि दूसरे मैच रायपुर में है, आरसीबी का एक तरीके से होम ग्राउंड है, वहां पे किस तरीके की पिच और टीम कॉम्बिनेशन रहेगा? आरसीबी और एमआई के बीच 7:30 बजे जो मुकाबला है रायपुर में, वो बहुत महत्वपूर्ण है आरसीबी के लिए। एमआई के लिए तो वही मुकाबला, अपने कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन बिगाड़ बहुत कुछ सकते हैं दूसरी टीम का। आरसीबी अगर आज का मुकाबला नहीं जीतती है तो ऑलरेडी अब वो 2nd से 4th पोजीशन पे आ गई है। आज का मुकाबला हारती है तो और नीचे चली जाएगी, रन रेट कम होगा, चेन्नई ओवरटेक कर देगी और वो नीचे आ जाएंगे। तो आज का मुकाबला उनको ना सिर्फ प्लेऑफ में जाने के लिए बल्कि जो है बताने के लिए कि हम चैंपियन है, चैंपियन वाला गेम, पॉइंट्स टेबल में भी जगह बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत समस्या है, पॉइंट्स टेबल में आपको जगह बनाना है, प्लेऑफ के लिए लड़ना है, और लास्ट ईयर के आप चैंपियन रहे तो वो भी सम्मान भी बचाना है। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी मुकाबला बहुत बुरी तरह हारी थी आरसीबी की टीम। तो इस मुकाबले में, हालांकि आरसीबी के मुकाबले में ये देखने को मिलता है आरसीबी हो पंजाब हो, ये आखिरी गेंद तक लड़ते हैं, ये तो नजर आया आखिरी मुकाबले में भी। रजत पाटीदार ने अच्छा किया, टिम डेविड ने बहुत अच्छा किया, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, कुणाल पांड्या ने बल्लेबाजी की, रोमारियो ने भी अपना पूरा प्रयास दिया, झोंक दिया, हालांकि आउट हो गए। टीम एफर्ट तो पूरा करती है, आज देखते हैं कितना रंग लाता है उनका जो एफर्ट है। मुंबई की कहीं ना कहीं गेंदबाजी लैग कर रही है, उस पे क्या कहेंगे? लैग कर रही है। उन्होंने जो परिवर्तन किया, वो मथुरा के जो गेंदबाज हैं शर्मा जी, क्या नाम उनका, मैं रघु शर्मा, तो वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इकोनॉमी मेंटेन करके रखते हैं। हालांकि लास्ट मैच में 1 विकेट लिए थे लेकिन इकोनॉमी उनकी बहुत शानदार रहती है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत देर कर दिया है। एक सबसे बड़ा सवाल है, पिछले 4 मैचों से बुमराह फिर से विकेटलेस है। हाँ, वो पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो 1-2 मैचेस को छोड़ दें तो वो विकेटलेस ही गए हैं। इकोनॉमी नहीं सुधर रही है, 1-2 मैचेस में इकोनॉमी सुधरी थी जिसमें विकेट आया था। तो लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप कर देना चाहिए? करना पड़ेगा, और मुझे अब ये लग रहा है लोग सवाल उठाएंगे, लोगों को लगेगा ये गलत डिसीजन है। अश्विनी को 3 मैच खिलाए, उन्होंने 7 विकेट लिए। हाँ, अब लोग सवाल उठाएंगे। मुझे लगता है अगर जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, आने वाले जब इंटरनेशनल मुकाबले होंगे भारत के, ये परफॉर्मेंस होगा तो हो सकता है ड्रॉप कर दिए जाए। क्योंकि टीम में अभी हम बात करें, भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रिंस यादव दावा पेश कर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो रिप्लेस कर दिए। सिराज भी अच्छा कर रहे हैं, कल उन्होंने विकेट लिया। हालांकि वैभव ने कल उनको पहले ओवर में धुन दिया था लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया बाद में, बिल्कुल कमबैक किया। मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट भी नहीं चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा, और पिछले 2 सीजन से ना ट्रेंट बोल्ट चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह चलते थे, उनपे टीम बहुत डिपेंडेंट थी पेस में, और उतना ट्रेंट बोल्ट पर दामोदार नहीं रहता था कि वो अपना काम करके जाते थे, 4 ओवर में 1-2 विकेट चटकाए और उसके बाद इकोनॉमी मेंटेन करके रखते थे। फर्स्ट ओवर में या सेकंड ओवर में वो विकेट लेते थे, पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था, लेकिन अब उस लय में नजर नहीं आ रहा है। और मुंबई जो उनको पकड़ के बैठी है, परिवर्तन करना नहीं चाहती है। वो हर खिलाड़ियों के साथ होता है, हमने देखा था मलिंगा का भी एक फेज आया था जब वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो वही बुरा फेज चलता है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक कड़ा डिसीजन है लेकिन उसको लेना पड़ेगा। आपके पास अश्विनी कुमार है, जैसा कि आपने बताया 3 मैचेस में 7 विकेट चटका चुके हैं, तो उनको आप मौका दीजिए। युवा खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, बाकी रघु शर्मा है ही आपके टीम में, ट्रेंट बोल्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप परिवर्तन करिए, चहर को टीम में लाइए, शार्दुल को लाइए, बैटिंग डेप्थ बढ़ेगी। हालांकि वो भी सब खिलाड़ी जो मौके मिले थे वो भुना नहीं पाए, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एक सवाल और मेरे जहन में आता है
कि पिछले 4 साल से किरण पोलार्ड का रिप्लेसमेंट मुंबई नहीं ढूंढ पाई। वो देख रहे हैं तिलक वर्मा में, क्या वो संभव है? वो गलत देख रहे हैं क्योंकि तिलक वर्मा में कंफ्यूजन ये रहता है कि वो किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। वो किरण सोच रहे हैं कि पोलार्ड की तरह वो फिनिशर का रोल अदा करेंगे। हाँ। आप उनको चौथे पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने लाते हैं। अगर वो आप हमने देखा कि उन्होंने सेंचुरी बनाई थी सीजन, तो उनको ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि वो उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है कि वो पहले ही बॉल पे आपको 200-250 सेटल होने में 10-15 गेंद लगती हैं। तो आप उनको एज एन किरण पोलार्ड के रूप में नहीं देख सकते। आप उनको 1 डाउन या तीसरे नंबर पे लाइए जहां पर आप नमन धीर को लाते हैं। बिल्कुल। तो वहां पे अगर आप लाएंगे तो सही रहेगा। नमन धीर को आप नीचे ले जाइए क्योंकि वो ज्यादा गेंद मिलेगा तो प्रभावशाली होंगे टीम के लिए। और आज सबसे बड़ी बात देखने लायक ये होगी क्या हार्दिक पांड्या टीम में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि लास्ट मैच में कप्तानी सूर्या कर रहे थे और वो टीम में नहीं शामिल थे। बताई जा रही है कि वो इंजर्ड है। कुछ लोगों का ये कहना है कि रोहित आए वो बाहर गए। टीम की स्ट्रेटेजी है, पता नहीं क्या है। सूर्या को कप्तान बनाया गया तो मैच जीते। ठीक है, सूर्या का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। साथ में कहीं ना कहीं हार्दिक का भी परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले मैच में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा किया, रेयान निकल्टन ने परफॉर्म किया। तो क्या ऐसा होगा कि फिर से रोहित शर्मा सूर्या के कॉम्बिनेशन के साथ टीम जा सकती है और परिवर्तन करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है गेंदबाजी में, मिडिल ऑर्डर में और अपर ऑर्डर में। और बिना रोहित शर्मा के हमने देख लिया नतीजा, जितने मैचेस में नहीं 5-6 मैचेस नहीं खेले, बहुत बुरी स्थिति थी। और वो भी डगआउट में हम उनका एक्सप्रेशन भी देख रहे थे किस तरीके, और वो आए टीम में आते ही जान झोंक दिया और इंजरी के बाद और इतने लय में थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक छोर से वो एक छोर से रेयान निकल्टन, क्या कॉम्बिनेशन था। अगर वो पहले रहते मुकाबले में इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया होता तो शायद कुछ और नतीजा होता है माई का। ठीक है, अभी कल के मैच पे चलते हैं। कल जो मैच था जीटी वर्सेज आरआर का, और शुरुआत जिस तरीके से आरआर की हुई थी ऐसे लग रहा था कि वो चेज कर जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पहले ही ओवर में पहली गेंद पे आते हैं, मतलब सिराज को पहले ही ओवर में 2 चौके मार देते हैं, है ना। तो कैसे देखते हैं उस बच्चे की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ओवरशैडो कर दिया उसने यशस्वी को। बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल अब उनके आगे नहीं नजर आते हैं, उनकी चर्चाएं भी नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, जो उनका नेचर है पहले बॉल पे 6 मारना, वो उनके माइंड में सेट हो गया एज एन रोबोट की मैदान में आना, पहले बॉल पे छक्का मारना, यॉर्कर हो, बाउंसर हो, कोई भी गेंदबाज हो, बस मुझे मारना है। और उस मेंटेलिटी के साथ वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे छोर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब प्रेशर भी नजर आता है यशस्वी जायसवाल पे कि एक युवा खिलाड़ी जो आपसे बहुत छोटा है, 15 साल का है महज, और उसका भी डेब्यू भी नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनकी चर्चाएं हो रही हैं, आप उनके पीछे ढल गए। तो मुझे लगता है एक मानसिक तनाव, एक मानसिक प्रेशर भी रहता है अच्छा खेलने का। क्योंकि लास्ट सीजन अगर हम बात करें तो 400 से ज़्यादा रन था, उससे पहले 500 से ज़्यादा रन था पूरे IPL सीजन में यशस्वी जायसवाल का। उसके बावजूद उनको इंटरनेशनल टीम में स्क्वाड में मौका नहीं मिला। ओडीआई में भी वो 100 मारा है लास्ट मैच में, उसके बाद बाहर बैठे। तो तनाव रहता है, वैसे ही तनाव है। उसके बाद उनके जो पार्टनर है वो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जाएगा राजस्थान का। जीटी ने कल कैसा, मतलब क्या क्या चीजें ठीक की जिसकी वजह से वो जीते? जीटी का यही रहता है, हम हरदम बात करते हैं कि टीम जो है 1, 2, 3 पे डिपेंडेंट है। साई सुदर्शन, गिल और जॉस बटलर। कल साई सुदर्शन और गिल ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए टीम जीत गई। इनकी टीम टॉप 3 पे डिपेंडेंट है। अगर ये 3 खिलाड़ियों में से कोई 2 चल गया तो टीम जीत जाती है, और कल यही हुआ। ठीक है, जिस तरीके से राजस्थान का लोअर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिमरन हेटमायर नहीं चल रहे हैं, वो एक उनके लिए एक बड़ा लॉस है ना। दूसरा, फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रही है राजस्थान। सिमरन हेटमायर ने कैच छोड़ा और भी कई लोगों ने छोड़ा, तो उसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन हो रहा है परफॉर्मेंस, और एक थाली जो होता है उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं, और IPL की टीम जो है वो 11 खिलाड़ी की होती है। तो अगर आपके थाली में 11 व्यंजन है, रायते में नमक ज्यादा है, तो आप पूरी थाली में रायता फैला देती है राजस्थान। आपका एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है, 1-2 खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं बल्लेबाजी में, तो बाकी के खिलाड़ी कहीं ना कहीं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। मैंने ये देखा है राजस्थान में और गुजरात में। टॉप ऑर्डर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो पता नहीं क्या डिक्लाइन होता है, बैक टू बैक विकेट गिरने लगता है। ध्रुव जुरैल तक तो ठीक रहता है, लेकिन ध्रुव जुरैल के बाद जैसा आप बता रहे हैं हेटमायर हो गए, लोअर ऑर्डर में आ जाइए, मिडिल ऑर्डर में ध्रुव जुरैल को छोड़ दें तो कोई बल्लेबाज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। खास तौर पर आपने आज बात की, पहले चर्चा करनी चाहिए थी इस बात की, मेरे भी जहन में नहीं आया कि हेटमायर जो है वो नहीं चल रहे पूरे सीजन। और चर्चा इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि टीम
बैक टू बैक मैचेस जीत रही थी। कभी रियान पराग चल जा रहे हैं, कभी ध्रुव जुरैल चल जा रहे हैं, ओपनिंग अच्छी दे रहे हैं, तो वो उनकी उतनी चर्चा है नहीं। लेकिन हेटी पूरे सीजन में नहीं चले और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उनपे जो है फील्डिंग का भी दामोदार रहता है, एक अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उस तरीके इस बार बाउंड्री पे कैचेस छोड़ रहे हैं, अंदर कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो नतीजा कहीं ना कहीं उतना शानदार नहीं रहा है आरआर का। और आरआर जो है अब नीचे जा रही है, अब देखिए क्या स्थिति रहती है, क्योंकि नीचे वाली टीम जो है परेशान कर रही है और जीटी अब ओवरटेक कर गई है। ठीक है, अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऑफर किया पैट कमिंस को। देखिए हैदराबाद की टीम पहले ही तगड़ा खेल रही थी, जिस तरीके से रोहन ने गेंदबाजी में परिवर्तन किए, प्रफुल्ल इंडिया और साकिब को लेके आए, पैट कमिंस के आने के बाद और तगड़ी खेल रही है और इसीलिए टेबल टॉपर है। पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलियन जो मैनेजमेंट है उसने ऑफर किया कि आप 34 मिलियन रुपया लो और सिर्फ हमारे लिए खेलो, ये लीग्स को खेलना बंद करो। क्या, और एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, क्या इंडियन टीम को भी ऐसा करना चाहिए बीसीसीआई को? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत समझदार है, उनको परख है अपने खिलाड़ी की। उन्हें पता है कि पैट कमिंस एक बहुत अहम खिलाड़ी है, उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में रहने टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। हाँ, इंडिया के खिलाफ इंडिया में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, उन्होंने हैदराबाद के लिए ट्रॉफी दिलाई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कैप्टन बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो उन्हें पता है कि ये खिलाड़ी अगर ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, बाहर ओवरसीज मैचेस नहीं खेलेगा, रेस्ट करेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा, उससे दो फायदे हैं। पहली तो टीम अच्छा करेगी, और दूसरा जो साथी खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होंगे और टीम जो अच्छा करेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा करते तो भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं अभी जो मैं नाम बोल रहा हूँ, यूएसए के जो कप्तान हैं, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन मौका नहीं मिला, चले गए। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मौका ना मिलने की वजह से या तो करियर खराब हो जाता है या फिर जो है वो उनका जो चीज़ें बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए बीसीसीआई को, हालांकि बीसीसीआई करती भी है सपोर्ट, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बीसीसीआई के अलावा जो विदेशी क्रिकेट बोर्ड है इतना वो नहीं देखा। कई बार इंग्लैंड के क्रिकेटर छोड़ के चले जाते हैं, आप देखेंगे तो जो उनके दिग्गज ऑलराउंडर है वो भी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना, बेन स्टोक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके का जब परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है, आप टेस्ट क्रिकेट में भी टी20 टीम लेके जाते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट दिखता है? बिल्कुल दिखता है, और ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अभी पैट कमिंस के अंदर बहुत ज्यादा मतलब क्रिकेट बचा है, बहुत अच्छा करेंगे, और अगर वो चले गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पैट कमिंस और जोश हेजलवुड WTC के लिए उनका फिट रहना जरूरी ये है। दो खिलाड़ियों का फिट रहना बहुत जरूरी है, और जोश हेजलवुड अकेले उतना कुछ नहीं कर पाएंगे अगर पैट कमिंस रहते हैं। पहले तो कप्तान बहुत अच्छे हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं, और बल्लेबाज भी बहुत अच्छा है, वो टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत अच्छा कर चुके हैं वो बल्लेबाजी में। ठीक है, लास्ट एंड लिस्ट, ये गर्लफ्रेंड बैन की गई है, हनी ट्रैप से बैन की गई है, क्या वो इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। हालांकि बीसीसीआई ने नाम नहीं बताया है, मतलब टीम कौन गर्लफ्रेंड है उनका नाम तो बाहर नहीं आया है, बट हनी ट्रैप को लेके, इंफॉर्मेशन लीक को लेके, और साथ ही वेब वगैरह की जो कंट्रोवर्सी है, दो लोग चहल भी दिख गए रियान पराग के बाद, तो ये किस तरीके की, क्या इस पे बीसीसीआई का एक्शन है? बीसीसीआई ने अभी तो जैसा कि आपने बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से खिलाड़ी और कौन से खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड ने ऐसा कर रही है। अब हनी ट्रैप की बात आ रही है कि कोई ऐसा खिलाड़ी है भारतीय टीम का और इंटरनेशनल क्रिकेट का है, शायद से ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है कौन सा खिलाड़ी है, डोमेस्टिक में है, डेब्यू है। कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनेशनल टीम को वो रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड जो खबरें लीक कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है मैच फिक्सिंग के तरफ जाता है। और बीसीसीआई स्ट्रेटजी टीम की लीक नहीं होनी चाहिए, कौन प्लेइंग 11 क्या रह सकता है, क्या रुख हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी होगी। और बीसीसीआई ने पहले भी सख्ती ली थी कि आप जो है होटल रूम में आपके जो है फैमिली नहीं अलाउड है, गर्लफ्रेंड्स नहीं अलाउड है, और उन रूल को ब्रेक किया गया। और अभी बीसीसीआई ने बोला कि सख्त रुख अपनाया, अब जो भी प्लेयर्स उनके होटल रूम में जो भी जाएगा उनकी एंट्री की जाएगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी जांच की जाएगी। अब देखने लायक बात होगी किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो गोपनीय रखा गया, और गोपनीयता मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है इसलिए इतनी गोपनीयता रखी जा रही होगी। बिल्कुल, नहीं तो छोटा खिलाड़ी होता तो गोपनीय रखा भी नहीं जाता, बैन कर देते डायरेक्ट। बिल्कुल, है ना। किस तरीके से ये जो वेब कल्चर दिख रहा है, वेब कल्चर बहुत दिख रहा है। रियान पराग के बाद फिर अर्शदीप सिंह के ब्लॉग में युजवेंद्र चहल वेब करते और ब्लॉग पे रोक भी लगा दी। और बीसीसीआई का ये कड़ा रुख आया है कि आप जो है क्रिकेट पे ध्यान दीजिए, व्लॉग मत बनाइए, क्योंकि व्लॉग से जो है क्योंकि बीसीसीआई इसलिए सख्त रुख अपना रही है उन पे। बीसीसीआई का कहना है कि आप ब्लॉग बनाते हैं मैदान में, ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलेगा उससे। हाँ, आप ब्लॉग जो बनाते हैं मैदान में बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम में बनाते हैं, प्लेयर्स के साथ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके प्राइवेसी का हनन है।
आप जो है कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये डिसीजन गलत लगता है। हालांकि एक गलती की है अर्शदीप सिंह ने कि आप वीडियो बना रहे थे तो एडिटिंग के टाइम या फिर आपको ध्यान देना चाहिए था कि आपका साथी खिलाड़ी आपकी ही टीम में चहल है, दिग्गज खिलाड़ी हैं, वेव कर रहे थे और वो मैच के दौरान तो रियान पराग की तरह कर नहीं रहे थे, वो तो अपना प्राइवेट कर रहे थे मैच के बाद स्टेडियम के बाहर फ्लाइट में। तो वो आपको या तो ब्लर कर देना चाहिए था या वो पार्ट हटा देना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो हनन है, आलोचनाएं हो रही है। बाकी ब्लॉगिंग पे तो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, खिलाड़ी है अपना लोग देखना चाहते हैं कि फ्लाइट में क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हाँ। क्या हो रहा है। मैदान पे लगाना एक बार को सही है, लेकिन मैदान के बाहर तो आप फ्लाइट में पर्सनल जीवन है, कुछ भी बिल्कुल कहीं ना कहीं क्रिकेट नहीं रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे आगे जाके ब्लॉगिंग वगैरह में। चलिए दोस्तों, क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट पे हम लोग आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, और साथ में जो मैच में क्या हो रहा है, किस तरीके की पिच बिहेव कर रही है, क्या अपडेट्स हैं, कौन सा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सारे अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पे आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए पिच पे पंगा प्रोग्राम। दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।